4 laning of Phagwara Roopnagar section of NH 344A in पंजाब। फगवाड़ा से रूपनगर का जो सेक्शन है ये लगभग 80.82 किलोमीटर है और 1444.42 करोड़ के खर्चे पर इसको बनाया जाएगा। दूसरा, ओडिशा में अंगुल ANGUL से संबलपुर का NH 42 का सेक्शन है जो नया NH 55 है। ये 2491 करोड़ के खर्चे पर 151 किलोमीटर का हाईवे है। तीसरा, 4 लेनिंग की जो अप्रूवल हुई औरंगाबाद तेलवाड़ी NH 211 महाराष्ट्र में, ये 87 किलोमीटर का है और 2028.91 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। ये 3 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट्स पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र के थे जिनको कि आज मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक बजट अनाउंसमेंट था कि मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विसेज बिल 2016, ये एक मॉडल बिल बनाया जाएगा और क्योंकि ये राज्यों का विषय है तो राज्यों को भेजा जाएगा। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े और इसलिए जिस प्रकार से मॉल्स 7 दिन सप्ताह में चलते हैं और उनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, देर तक चलते हैं, ये जो छोटी दुकानें हैं विशेष रूप से जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनको भी अपना टाइमिंग और कितने दिन काम करना है उसको रेगुलेट करने की अनुमति दी जाए। और इसमें कई सुझाव इस कानून में दिए गए हैं। ये सजेस्टिव बिल है, राज्यों को दिया गया है, जिसमें कितने कंपल्सरी हॉलिडेज होंगे। एक इसमें और प्रावधान किया गया है कि रात को भी महिलाओं को देर समय तक काम करने की अनुमति होगी, जिससे कि महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर कम हो रहे थे, जिसको हम कानून की भाषा में कहते हैं इट्स अ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट हो जाती थी, भेदभाव हो जाता था, रोजगार के अवसर कम हो जाते थे। लेकिन उस पर कई कंडीशंस, वहां पे क्रेश होगा, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे, जो देर समय तक काम करेंगी, एक समय के बाद ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी आवश्यकताएं उसमें कंडीशंस प्रिस्क्राइब दी गई हैं। तो ये एक मॉडल बिल, लेबर सेक्रेटरी यहां हैं, इस पे जो भी जानकारी आप चाहेंगे आपको मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण एक विषय आज जो आया, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। माइनिंग मिनिस्टर भी हैं, माइनिंग सेक्रेटरी भी अभी आएंगे। आ गए बलविंदर जी? हाँ, मिस्टर बलविंदर कुमार इज कम। इस पॉलिसी के पीछे देश का जो नॉन फ्यूल नॉन कोल, फ्यूल का कानून अलग है, कोल का अलग है, कोल माइनिंग एक्ट अलग है, नॉन फ्यूल नॉन कोल मिनरल्स जो हैं उसमें रिसर्च और एक्सप्लोरेशन, डेटा कलेक्शन, साइंटिफिक पूरा डेटा उसका हो और इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर आए, ताकि माइनिंग इंडस्ट्री के साथ जो वैल्यू एडिशन जुड़ी है उसका पूरा पोटेंशियल हम प्रयोग कर पाएं और माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ हम उसके पोटेंशियल को इस्तेमाल करके उस साधन को, रिसोर्स को जो प्रकृति ने हमें दिया है उसका पूरा उपयोग कर पाएं।
इसकी कई कंडीशंस हैं। मेरे बाद में सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। मैं 3-4 लाइन उसकी पढ़ देता हूं आपको। क्रिएशन ऑफ बेसलाइन जियो साइंटिफिक डेटा एज पब्लिक गुड फॉर ओपन डिसेमिनेशन फ्री ऑफ चार्ज, यानी जियो साइंटिफिक डेटा सारा माइनिंग रिसोर्स का देश के अंदर अवेलेबल हो। गवर्नमेंट विल कैरी ऑन नेशनल एरो जियोफिजिकल प्रोग्राम for acquiring state-of-the-art baseline data for targeting concealed mineral deposits. A national geoscientific data repository is proposed to be set up to collate all baseline and mineral exploration information generated by various central and state government agencies. Government proposes to establish a not-for-profit autonomous institution known as the National Center for Mineral Targeting in collaboration with scientific and research bodies. Provisions for inviting private sector investment in exploration through attractive revenue sharing model. On the lines of Uncover project of Australia, the government intends to launch a special initiative to probe deep-seated concealed mineral deposits in the country in collaboration with the National Geophysical Research Institute and the proposed NCMTN Geoscience Australia. एक प्रस्तावना थी कि 8 नई IITs जिनका जो बनी है अभी, उनका टोटल आउटले रिवाइज हुआ है। लगभग 6080 करोड़ रुपया इन 8 नई IITs के ऊपर एक्सपेंडिचर लगने वाला है। इसके अतिरिक्त कुछ और निर्णय थे जो आपको जानकारी में दे दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आज मंत्रिपरिषद के सामने आया था, वो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस का था। इसके संबंध में सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो एक्सपेंडिचर भी देखते हैं, आपको अभी प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये याद रहे कि जब 5th पे कमीशन आया था तो सरकार को 19 महीने लगे थे उस पर निर्णय लेने के लिए। 6th पे कमीशन में 32 महीने लगे थे। 7th पे कमीशन की जो सिफारिश आई, एक सेक्रेटरीज कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी है और उस कमेटी ने इसको रिकमेंडेशंस को प्रोसेस किया है। और प्रोसेस करने के बाद अगर मैं बड़े पैमाने पर बतलाऊं तो पे और पेंशन के संबंध में जो रिकमेंडेशंस पे कमीशन की आई हैं, उन रिकमेंडेशंस को बाय एंड लार्ज सरकार ने स्वीकार किया है। और वो रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। दे विल बी इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2016 एंड द एरियर्स, since we are towards the end of June, would also be paid in this year. This pay commission covers 47 lakh central government employees and 53 lakh pensioners. लगभग 1 करोड़ लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है और इसमें से 14 लाख एम्प्लॉइज सर्विंग और 18 लाख पेंशनर वो हैं जो डिफेंस फोर्सेस के हैं। 7th पे कमीशन ने इसका बड़ा अध्ययन किया और 5th और 6th पे कमीशन के सामने एक ये भी चुनौती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर मार्केट सैलरीज हैं, उनके नजदीक सरकारी वेतन को लेकर आना और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ उसका संबंध बने।
7th पे कमीशन ने उसको और बढ़ोतरी दी है, और जो 6th पे कमीशन का वेतन था, एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग बेसिक तनख्वाह की 2.57 टाइम्स उसको बढ़ाया है। तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है। और क्लास 1 में जो आरंभिक सैलरी है वो लगभग 56,100 की है। अब इस सारे प्रोसेस में 3-4 चुनौतियां आती हैं जो अभी प्रेजेंटेशन में आपके सामने दिखलाई जाएंगी, ताकि कर्मचारियों को बहुत प्रतीक्षा न करनी पड़े। तो ये 2.57 का जो सिद्धांत है उसको सरकार ने स्वीकार किया है, पेंशन पे भी और पे भी। पे कमीशन ने, 7th पे कमीशन ने IIM अहमदाबाद की एक स्टडी हायर की थी, इंगेज की थी, जिसने प्राइवेट सेक्टर के साथ सैलरीज का कंपैरिजन किया था, और पे कमीशन ने उस पे भी अपनी टिप्पणी दी है। मैं उसके 2 पैराग्राफ्स पढ़ देता हूं इस रिकमेंडेशन के। टू ऑब्टेन अ कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ द सैलरीज पेड इन द गवर्नमेंट with that in the private sector enterprises, the commission engaged the Indian Institute of Management Ahmedabad to conduct a study. According to the study, the total emoluments of a general helper, who is the lowest ranked employee in the government, is rupees 22,579, more than 2 times the emoluments of a general helper in the private sector organization surveyed at rupees 8,000 to 9,500. After considering all relevant factors, the commission is of the view that the minimum pay in the government recommended at 18,000 per month with effect from 1/1/2016 is fair and reasonable, and one which, along with other allowances and facilities, would ensure a decent standard of living for the lowest ranked employee in the central government. 5th और 6th पे कमीशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद और उसमें मौजूदा 7th पे कमीशन का यह जोड़ने के बाद अधिकतर पोस्ट पे जो मार्केट सैलरीज हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन उसकी तुलना में काफी रिस्पेक्टेबल बना है। इसमें कई अलाउंसेस हैं जिसके संबंध में भी प्रेजेंटेशन आपको की जाएगी, जिसके संबंध में एक रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। एम्प्लॉयज ने उसके खिलाफ थोड़ा रिप्रेजेंट भी किया है। तो 2-3 ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनको हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं। मौजूदा अलाउंसेस चलते रहेंगे जब तक कि एक सेक्रेटरीज कमेटी नए अलाउंसेस पे जो पे कमीशन ने कहा है उसको अध्ययन करके उसकी रिकमेंडेशन सजेस्ट नहीं करती, उसमें एक समय लगेगा। एक दूसरा ग्रुप बनेगा कि हर पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद कुछ अनोमलीज आती हैं और अलग अलग कार्डर्स की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो उन अनोमलीज की सुनवाई कोई कर ले और उन अनोमलीज को दूर करने की प्रयास करे जहां तक संभव है। हालांकि सेक्रेटरीज कमेटी की एक सिफारिश थी, डिफेंस फोर्सेस के संबंध में उनकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक पैरिटी थी जो कि इस रिकमेंडेशन से डिस्टर्ब हो रही थी, और इसलिए अभी प्रेजेंटेशन में आपको बतलाएंगे कि वो पैरिटी डिस्टर्ब हो रही थी, वो सेल्फ एविडेंट थी। एक ऐसी रिकमेंडेशन है
जिसको मंत्रिपरिषद ने बदला है और डिफेंस फोर्सेस की एक रैंक में कुछ एक्स्ट्रा दिया है ताकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पैरिटी थी वो डिस्टर्ब न हो। बाकी जो दिक्कत है, अनोमलीज वगैरह आएंगी, उसके संबंध में अनोमलीज कमेटी बनेगी जो इसकी सुनवाई करेगी। एक मेजर रिकमेंडेशन था कि 3 प्रकार की डिडक्शंस अलग अलग एम्प्लॉयज की, एक एक डिडक्शन हर एक की हो ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, और उसमें 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए महीना हर एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। एम्प्लॉयज को उसको लेकर रिजर्वेशन था, तो उस सिफारिश को मंत्रिपरिषद ने नहीं माना, तो वो डिडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिडक्शन पे कमीशन ने सजेस्ट किया था वो सबको वेतन अब मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी। उसमें वित्त मंत्रालय का फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग देखेगा कि अगर लो कॉस्ट इंश्योरेंसेस कोई अवेलेबल हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उसकी ऑप्शन सेपरेटली वो अध्ययन करके उसमें देगा। जो 5th पे कमीशन था उसका पे, पेंशन और एरियर्स का जो टोटल बोझ था, जो बर्डन था 5th पे कमीशन का, वो ₹17,000 करोड़ था, 17,000 करोड़। जो 6th पे कमीशन था उसका पे, पेंशन और एरियर्स का मिलाकर 40,000 करोड़ का बर्डन था। जो 7th पे कमीशन है उसका एनुअल बर्डन अगर हम 1 अप्रैल 2016 से फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं तो 1,02,100 करोड़ का बर्डन है। $1,02,100 करोड़। इसके साथ साथ जो पहले 2-3 महीने हैं, क्योंकि ये 1 जनवरी से लागू होता है, तो उसका एरियर्स का बर्डन इस वर्ष और होगा, लगभग 12,000 करोड़ होगा। आज जो रिकमेंडेशंस हमने स्वीकार की हैं, क्योंकि अलाउंसेस वाली अभी पुरानी व्यवस्था चलेगी, अभी पे कमीशन ने जो कहा है वो उसके ऊपर एक कमेटी देखेगी। आज जो स्वीकार की हैं उसका रिकरिंग बर्डन 72,800 करोड़ है और एरियर्स मिलाकर इस साल उसका टोटल बर्डन 84,933 और अगले 4 महीने में ये कमिटीज अपनी रिकमेंडेशन फाइनलाइज करेंगी और अलाउंसेस के संबंध में जो भी वो निर्णय करेंगी वो डालकर फिर इसका बर्डन थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, अलाउंसेस का इंपैक्ट। कुछ अलाउंसेस समाप्त करने की बात की गई है, उसके संबंध में भी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देंगे। उस रिकमेंडेशन को भी माना नहीं है और इसलिए पुराने अलाउंसेस अभी चलते रहेंगे। मुझे इतना ही कहना था। अभी फाइनेंस सेक्रेटरी एक 5-7 मिनट की प्रेजेंटेशन आपको देंगे। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर सर। Thank you, sir. As the Finance Minister has explained,
The recommendations of the 7th Pay Commission will take effect from 1st January 2016, and this is being implemented within 6 months of the effective date. The pay and pensionary benefits, they will be paid in this financial year, and as has been already explained, that this will apply to about 1 crore of employees, 47 lakh central government employees and 53 lakh pensioners. The Cabinet has accepted a separate pay matrix for civilian and defense employees, keeping in view their different structure and different responsibilities, which was continuing even from the 6th Pay Commission. The minimum pay increased has been from 7,000 to 18,000 rupees. And the fitment factor, which has been applied for this revision for all employees, will be 2.57. The rate of increment will be 3% per annum. This is something which is continued from the 6th Pay Commission. The 7th Pay Commission recommended that the same rate should continue, which the government has accepted. Right now, the practice is that if an employee joins, let's say on the 1st of January, the date of annual increment was fixed as 1st July, which meant that he had to wait for about 18 months to earn his first increment after fresh appointment or after promotion. There was a demand from the employees that this date of increment should be twice in a year. He will earn increment only once, but the effective date could be either 1st January or 1st July. Government has accepted this. As the Honorable Finance Minister explained, that with respect to brigadiers in the army, in order to establish and maintain parity with the central armed police forces, their index of rationalization, which was recommended to be 2.57, has been brought to 2.67. This will maintain parity with the central armed police forces. Similarly, at 3 different levels, that is the level of lieutenant colonel, colonel and brigadier, the increment stages have been added. On the gratuity, government has accepted that the rate of gratuity should be increased from 10 to 20 lakhs. There are about 196 allowances which are available to different categories of employees. The Commission has made far-reaching recommendations on those allowances. There was a general request from the employees that there is a need to further examine these recommendations, rationalize them. So with that in view, a committee has been constituted under the chairmanship of Finance Secretary. This committee will go into the recommendations pertaining to allowances. However, pending the decision of that committee, recommendations of that committee, and subsequent decision by the government, the existing allowances at the existing rate will continue. There was also a recommendation on abolition of interest-bearing advances. Government has accepted the recommendation with respect to 2 advances, motor cars and motorcycles, that has been abolished. But interest-bearing advances for house building loan and computers, that will continue, and the house building loan ceiling will go up from 7.5 lakh to 25 lakhs. On the interest-free advances, government has accepted the recommendation that these advances will be abolished, except in cases where
on account of medical treatment or on tour, transfer, traveling allowance for family of deceased employees and LTC advances, these government has agreed to retain in order to avoid hardship to the employees. On group insurance, the Minister has already explained that the recommendation of the Central Pay Commission to enhance the rate of premium to be deducted from the salary of employees, that recommendation has not been accepted by the government. This at the lowest level will mean that an employee will have an additional 1,470 rupees to carry home with his salary. It will not be deducted. The existing rate of deduction, which is 30 rupees, 60 rupees and 120 rupees, that deduction will continue. However, keeping in view the need for social security, it has been decided by the Cabinet that Finance Ministry will work out a scheme which is beneficial to the employees for insurance in consultation with insurance companies. On the ex gratia lump sum payment, that has been increased from 10 to 20 lakhs to 25 to 45 lakhs. The military service pay has been increased at different levels from 1,000 to 3,600, from 2,000 to 5,200, from 4,200 to 10,800, and from 6,000 to 15,500. Similarly, the terminal gratuity, which is available to short service commissioned officers when they leave the forces, that has been increased to 10.5 times their emoluments. And they have been given an option of leaving between 7 to 10 years of service. At whatever point they leave, they will be entitled to get 10.5 times of the emoluments. The Commission has also made many other recommendations which are administrative in nature, and government has decided that these suggestions of the Commission will be referred to two different committees. One will be an anomaly committee, as the Minister has already announced, that will look into discrepancies and anomalies, and the other will be a committee which will look into streamlining the implementation of the national pension system. This was also a request and demand of the employees. The financial impact has already been explained. Annual impact is 1,02,100 crore, including allowances, and the implication, additional impact of arrears of 2015-16, the first 2 months, would be 12,133 crore. Thank you. Thank you, Secretary Sir. We'll start with 262, the questions. Okay. Good evening, sir. Gauri Dwivedi from ET Now. My first question to you, sir. Of course, the payout will have a certain amount of impact on the government's finances. How stretched will the government's finances be? And secondly, what do you think will be the impact of that as far as inflation is concerned? And secondly, sir, also just to understand, obviously consumption-led growth will happen. It will spur a certain amount of consumption in the economy. Are we to believe that we are going towards more and more of consumption-led growth and away from investment-driven growth? It's a mixed bag, clearly. One thing which is accepted, that government salaries have to come at a respectable level, or have to come to a respectable level so that the government is able to attract the best talent. Not necessarily in the civil services alone, but also in the other services. And therefore, the inevitable consequence of this would be a pressure on the budget, along with the OROP recommendations this year itself. I have already provided for it in this year's budget estimates. And therefore, this amount doesn't come to us as a surprise. There is an existing provision. And
once we take a decision on the allowances in the course of the year, then the additional impact of that will also come. Now this of course will have two obvious consequences. There will be more money in the market to spend, and therefore its impact will be on more than one front. It also has an ability to generate more demand, and today one of the important needs of the economy is that demand must be generated. The second itself is that it can also lead to additional savings, which is also important for the economy itself. That there will be more money supply and therefore the inflationary pressure is the third consequence. So it's in that sense it's a mixed bag. Abhishek, yes. Sir, Abhishek from Times Now. Sir, basically, going through the business dailies today, the headlines are crying that there is a veritable banking crisis. The GNPA is 8.5% now. It could go up to 9.36 lakh crore rupees. Is the situation really that bad? Well, I think the situation is well under control. If you look at and closely read the RBI's financial stability report, some important factors come out of that financial stability report. The first is that the number of weak companies is declining. The second is that stressed companies are deleveraging quite fast. There are also some positive indications about their ability to pay back to the banks itself. The stability report also feels that after the AQR exercise, the valuation of the bank shares itself will increase, and therefore in future capitalization this can help us itself. Let us not forget the fact that banks have actually, even in the midst of these challenges, collectively, and I am talking of the PSU banks, have made an operational profit of 1,40,000 crores. It is the provisioning which led to a negative figure. And once those sectors are addressed, as some of the sectors have been addressed and are showing a positive indication, then obviously that provisioning itself could be reversed in some of the cases. So Sapna here from CNBC TV 18. So just a couple of questions. One is the overall estimate of 84,000 crores is the hit on the exchequer for the current financial year. This will include the general budget as well as the railway budget, so to understand? Yeah. You see, the breakup is of this 84,933 crores. On the general budget, the impact would be 60,608, and on the railways, the impact would be 24,325. So one quick addition over here. Also in terms of areas, when do we expect that to happen? And plus, I suppose the August salaries will now reflect the increased money. And any additionality? I suppose there will be any additionality on the general budget also towards the end of the financial year. I think there is already a provisioning. There is already a provisioning. That's an administrative exercise as to how they pay. We intend paying the employees their arrears, that is 6 months arrears, within the course of this year. So they can plan their investments and their savings. Yes, सर दो सवाल हैं सर। पहली चीज़ कि अभी डीए को लेकर के जब आपकी एक प्रेस रिलीज आई थी तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 50 लाख और पेंशनर 58 लाख बताए गए थे। आपने कहा कि 47 लाख और 53 लाख, ये फिगर का डिफरेंस अगर आप क्लियर कर सके। और दूसरा, सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर कितनी कमाई होगी इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी बढ़ रहा है? देखिए, जब वो फिगर हम चेकअप कर लेंगे, क्योंकि जो पे कमीशन की रिपोर्ट में फिगर मेंशन्ड है, आज हमने वही आंकड़ा दिया है। स्वाभाविक है कि जब किसी के हाथ में पैसा आता है तो किसी ना किसी प्रकार से, जैसे पहला प्रश्न आया, वो सिस्टम में वापस भी आता है।
वो टैक्सेशन के माध्यम से वापस आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम से वापस आता है। जब आप खर्चा करते हैं तो उसमें टैक्सेशन भी है, उसमें डिमांड जनरेट भी होती है। जब आप सेविंग करते हैं तो वो सेविंग्स राष्ट्र के विकास में लग जाती हैं। थोड़ा उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी होता है, तो एक्स्ट्रा मनी ऑल्सो कम्स बैक इनटू द सिस्टम, तो उससे इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। और ये एक इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 10 साल बाद पे कमीशन बैठेगा, 10 साल बाद पे कमीशन वेतन बढ़ाएगा, वेतन बढ़ना चाहिए। वी कांट ग्रज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेटिंग अ लिटिल मोर, एंड देयरफॉर द पार्ट ऑफ द सैलरी विल कम बैक इनटू द सिस्टम। 130. Sir, Ritu Parno from CNBC TV 18. If you can just tell us what is the percentage increase that has happened as far as salaries are concerned, and also each employee will have to calculate it for the reason that on the basic salary which was decided by the 6th Pay Commission, there is a 125% DA that will get subsumed. And the difference between that amount and the multiplier of 2.57. So there is a gap. That gap would depend on each level. So does it mean that additional borrowing will be needed, sir, to fund this year's? I think the budget already provides for it. Sir, Raman from News 20. कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, 7th पे कमीशन की मंजूरी मिलने के बाद हमने देखा कि कई यूनियंस की तरफ से ये ऐलान हो गया कि 11 तारीख से जाएंगे। यूनियंस की नेताओं का ये कहना था कि 7th पे कमीशन अब तक का सबसे खराब बढ़ोतरी है। आपने आंकड़ों के द्वारा ये बताया कि 5th पे कमीशन से कितनी सरकार पर बोझ पड़ा, 6th पे कमीशन से कितना बोझ पड़ा, डील करेंगे उनसे। देखिए, आप इसको एक चीज समझिए, सरकार में वेतन बाजार के वेतन की तुलना में कम रहते थे। 5th और 6th पे कमीशन ने उस कल्पना को तोड़ा और इसलिए एक ग्रेडिंग करके उसकी बढ़ी। आज उसमें 7th भी जोड़ लिया जाए तो पे कमीशन स्वयं कहता है कि हमने IIM अहमदाबाद को कमीशन किया, जिन्होंने कहा कि आज सरकार के वेतन निजी क्षेत्र से आगे बढ़ गए हैं, तो इसलिए हर पे कमीशन उतना ही परसेंटेज देगा। और यह भी याद रखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा इसको बढ़ाते हैं तो फिर पैसा विकास कार्य से निकालकर सिर्फ सरकार अपने आप को प्रशासनिक खर्चे में लगाएगी, जो भी देश के हित में नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद पे और पेंशन की जो आज हमने लागू की है, गवर्नमेंट सैलरीज आर डिस्टिंक्टिवली हायर देन द मार्केट सैलरीज एंड द प्राइवेट सेक्टर सैलरीज, और इसलिए उसका विरोध करने का किसी को कोई औचित्य नहीं है। सर, रवि त्रिपाठी, जी न्यूज से। मेरा सवाल है कि जब भी अब इसकी बात होगी 7th पे कमीशन की, तो 6th पे से तुलना की जाएगी। अपोजिशन हमेशा आरोप लगाता है कि 6th पे में बहुत अच्छा हाइक दिया गया था, इसमें हाइक आप नहीं दे पा रहे हैं, चाहे नहीं दे पाएंगे, ऐसे पहले से बात चल रही थी। आपको लगता है कि लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे? ये जो हाइक दिया, 40,000 करोड़ में और 1,02,000 करोड़ में अंतर होता है ना। Sir, this is Surabhi from the Hindu Business Line. Sir, one small clarification. What will be the salary at the highest level, sir, say for the secretary or the cabinet secretary, sir, compared to the current limit? I think that's already mentioned in the pay commission. So that's the same as what the pay commission had said. And so secondly, sir, on the administrative reforms front, so what the pay commission had said, so what would be the roadmap, if any? As I mentioned, that all the administrative issues on which suggestions or advice has been given by the Commission, they are being looked into by the respective ministries and other cadre controlling authorities. So they will take a view on that. Sir, Ujjwal Narayan from Newsrise. Just wanted to check what is the amount which is provided in the budget for the account of pay from the information provided during the budget, growth of 15%. But after the implementation of 7th Pay Commission, the overall impact will be 23%.
So from where the additional spending would be? देखिए, अभी आज का जो डिसीजन हुआ है, इसीलिए इसकी स्टैगरिंग इम्पैक्ट है। पुराने अलाउंसेस, जैसा कि इन्होंने कहा, आउट ऑफ 196 अलाउंसेस पे कमीशन ने कहा कि कई अलाउंसेस रद्द कर दिए जाएं। उसके ऊपर एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, तो इसलिए वो कमेटी देखेगी, तब तक पुराने अलाउंसेस चलेंगे। तो आज का जो इम्पैक्ट है, मैंने उसका क्वांटम आपको दे दिया, और जितना क्वांटम है, अभी तक जो प्रावधान है, द बजट विल टेक केयर ऑफ इट। संतोष सर नमस्कार, संतोष ठाकुर, दैनिक भास्कर से। सर, वेतन आयोग की सिफारिशें 1 करोड़ लोगों को फायदा देगी, लेकिन महंगाई जो है वो 125 करोड़ लोगों के लिए बढ़ जाएगी। तो उसको सर कंट्रोल में रखने के लिए क्या कुछ कदम सरकार उठाएगी या कुछ सोचा गया सर? क्योंकि ये इफेक्ट हम सबको देखिए, करेगा। आप कुछ जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं, वो तो वो सैद्धांतिक तौर पे होंगे, और इसलिए मतलब ये तो कहा नहीं जा सकता कि भाई ज्यादा पैसा बाजार में आ जाए और उसका प्रभाव ना हो। Sir, Arup with Business Standard, you said that a panel of secretaries will examine the allowances part of the recommendations. So realistically, can we see it being deferred to next year, the increase in allowances? And if so, how much money are you saving by delaying the increase in allowances? No, we are not saving anything. We are not saying that we are saving the money. In fact, several allowances were to be scrapped. And the secretary, finance secretary has just now told you that 4 of them will continue. So we've decided. And with regards to the others, till a decision is taken on the recommendations of the committee, the existing allowances will continue. Yes. Hello, sir. Tvesh here from Bloomberg Quint. Sir, is it safe to assume that much additional borrowing might not be needed because people are talking about... No, I think once the expenditure moves on, we'll know what the revenue collections are, and we'll also know what the expenditures are. Sir, you see, these are all variables in a budget. Sir, and sir, one more. You mentioned about pension reforms. What can we expect? Can we also look at a possibility of making it optional for pension contributions? The committee is going to look into the national pension scheme. अनुज सर, मैं अनुज गुप्ता नवभारत से। मेरा प्रश्न तोमर जी से है। जो नई नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आई, उसकी जरूरत क्या थी और उसका महत्व क्या है सर? पिछले दिनों जब हम लोगों ने MMDR एक्ट संशोधन किया, तो उस समय आवंटन की प्रक्रिया नीलामी से होगी, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया। पूर्व की प्रक्रिया में जब लोग माइनिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते थे, तो RP, PL और उसके बाद ML उन्हीं को मिलती थी, और ये सिलसिलेवार चलती थी। अभी जब ऑक्शन हो गया, तो निश्चित रूप से अब कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति तो एक्सप्लोरेशन में काम नहीं करेगा, और इसलिए मिनरल ऑक्शन हो और राष्ट्र हित में उसका ठीक प्रकार से दोहन हो, तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन करना ये सरकार की एक तौर से जवाबदारी बन गई। एक बात। दूसरा, एक्सप्लोरेशन इतने दिन में जितना होना चाहिए था वो अपेक्षित नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में 8 लाख वर्ग किलोमीटर का माइनिंग का संभावित क्षेत्र है। लगभग उसमें 10% एक्सप्लोरेशन पर ही काम हुआ है। इसलिए एक्सप्लोरेशन पर बल देना, उसे आगे बढ़ाना, यह देश की और समय की आवश्यकता थी, और इसलिए हमें कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास 2 एजेंसियां हैं, एक GSI और दूसरा MECL। GSI रीजनल एक्सप्लोरेशन करती है, MECL G3, G2 लेवल तक का एक्सप्लोरेशन करती है। इन दोनों की क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए हम लोगों की कोशिश थी कि माइनिंग के क्षेत्र को बढ़ावा मिले, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, और माइनिंग के क्षेत्र का योगदान GDP में अधिक से अधिक हो सके। इसलिए निजी क्षेत्र के लोगों का एक्सप्लोरेशन में भाग लेना
और उनका आना आवश्यक है। और जब निजी क्षेत्र के लोग आएंगे तो कोई ना कोई उनको फ़ायदा होगा, तभी आएंगे। और इसलिए हमने ये नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी नई बनाई है। इसके माध्यम से हम अपनी संस्थाओं को भी सुदृढ़ करेंगे, रिसर्च को भी आगे बढ़ाएंगे, निजी क्षेत्र के लोग एफडीआई आकर्षित हो सके माइनिंग के क्षेत्र में, एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में। ये इस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के माध्यम से सुनिश्चित होगा और माइनिंग का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। यह समय की आवश्यकता थी, इसलिए रेवेन्यू शेयर मॉडल के आधार पर हम सब लोग इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस पॉलिसी की आवश्यकता थी। और इस पॉलिसी में जो सब कुछ हम करना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल मिनरल टारगेटिंग का मामला हो, इंटरनेशनल मानक के अनुसार डाटाबेस को सुरक्षित रखने का और पब्लिक डोमेन में रखने का मामला हो, जीएसआई के सुदृढ़ीकरण का मामला हो, इस सब को करने में 2116 रुपए की लगभग करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की, तो निश्चित रूप से आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और इससे आने वाले कल में देश को बहुत फायदा होगा खनन के क्षेत्र में। Please Dheeraj from the Economic Times. So although you have said that you have provided for the budget all the impact of the 7th Pay Commission, but do you think that there is a case for again looking at the fiscal deficit target now that a committee has also been set up to like? No, I don't think this year there is a case for it. Yeah, George. Arunji, I'm George from Deepika. Yeah, I want to ask a different question regarding this Pay Commission reports. You know, salaries of government employees are increasing by each Pay Commission reports. That is justifiable too. I'm not against that. But will you consider equitable distribution of nation's wealth, especially to the farmers and like they may not be directly contributing like the government employee, but the farmers are contributing to the nation's wealth in hugely. And my question is that will you consider to set up a commission to study the equitable distribution of wealth to the people of entire people of the country? No, there are always state supports given to vulnerable sections of the economy. So each year there is a large provision for that in the budget itself. So when between the center and the state we say there is a large fertilizer subsidy which is provided, there is an exemption from taxation which is provided. Now these are all support systems which are given to the farmers. State governments are giving their own kind of support systems. Additionally, interest subvention is given. So all these measures, if you take them collectively, is a part of sharing state resources with a vulnerable section. Yeah, last. There is no discussion in the cabinet. Yeah. Drishti from Bloomberg News. One minute. Yeah. Allowances would be given from April 1st, 2016, or would it come into effect from a later date when the committee submits its report? And you see that once the report comes, we'll take a decision at that stage. And what is going to be the likely impact on this year's budget? Pay Commission had recommended 12,000 crore of extra burden on account of allowances. So what is your estimate? No. You see, every increase is a burden. But the question is, do we have the capacity to absorb the burden? And this year we've already, since the report was with us when the budget was announced, so there is an adequate provision. If any changes are required in the course of the year, whenever the supplementaries come up, we'll take that into consideration. That's last question, Rahul, you can ask. Sir, two questions. One, you are talking about how to bring in better talent into government services. And second, to bring parity between government salaries and private salaries. Is there going to be in future or in this Pay Commission talk about performance criteria as in the private sector? One, and the second anomaly, that there might be an anomaly now that the secretaries might be earning more than the members of parliament and the ministers themselves. So would there be an idea to now look at that anomaly and set up a commission to remove that?
All that has not been discussed as yet. Both your suggestions have not been discussed as yet. देखिए, वही इसीलिए कहा जो फिनेंस सेक्रेटरी साहब ने कि आर्म्ड फोर्सेस कुछ तो अनोमलीज कमेटी उसको देखेगी, और जहां तक आर्म्ड फोर्सेस का सवाल था, डिफेंस फोर्सेस का, जो एविडेंट था वो 2 करेक्शंस सेक्रेटरीज कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट ने आज ही कर दिए। विशेष रूप से ब्रिगेडियर के ग्रेड में वो पैरिटी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के साथ डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए 2.57 का देने के बजाय 2.67 दिया, और 2-3 शायद ग्रेड्स और क्रिएट, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल में 3 ग्रेड्स और क्रिएट किए गए हैं। तो जो डिटेल प्रेस स्टेटमेंट आपको मिलेगा उसमें वो डिटेल है, क्योंकि दैट वाज एविडेंट ऑन द फेस ऑफ इट दैट करेक्शन हैज बीन मेड टुडे, अदरवाइज अनोमलीज कमिटीज विल गो इनटू इट। Every pay commission is followed by an anomalies committee. Thank you, sir. Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.